गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। सादी पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सीजीपीएससी अधीक्षक का क्लास देखने वाले हैं। तो सीजीपीएससी के अधीक्षक के क्रम में आज मैं आप लोगों को फिर से गीतकारों के बारे में पढ़ाऊंगी और आज मैं पंडवानी के बारे में पढ़ाऊंगी कि पंडवानी होता क्या है, ठीक है, और इसकी कौन कौन सी शैलियां होती है। रितु वर्मा, तीजन बाई, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सभी बच्चों को गुड इवनिंग। सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्लास स्टार्ट हो गई है, ठीक है, तो सभी को गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो मैंने पिछले क्लास में भी आप लोग को पढ़ाया था तीजन बाई के बारे में कि तीजन बाई का जन्म कहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर आपको प्रमुख गीतकार में गीतकार का तो नाम ही दिखाई नहीं दे रहा है आप लोगों को, है ना। तो यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे तीजन बाई। तीजन बाई, तो तीजन बाई के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तीजन बाई हमारे छत्तीसगढ़ की प्रमुख लोक कलाकार हैं और इनके कला का नाम क्या है, पंडवानी है, ठीक है। तो तीजन बाई की कला का नाम क्या है जी, पंडवानी है। तो आज हम लोग तीजन बाई के बारे में देखने वाले हैं। तीजन बाई का जो जन्म है 1956 में हुआ है, ठीक है। तीजन बाई का जन्म कब हुआ है, 1956 में हुआ है। इनका जन्म स्थान या निवासी है ये पाटन जिला दुर्ग की रहने वाली है। तीजन बाई का जन्म 1956 में हुआ और इनका जन्म स्थान पाटन जिला दुर्ग है। ये जिला दुर्ग की रहने वाली थी, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, इनकी लोक कला का नाम क्या है, पंडवानी है, और इनकी शैली का नाम है कपालिक शैली। और इन्होंने गायन प्रारंभ किया था 1973 से, ठीक है। इन्होंने गायन प्रारंभ किया था 1973 से। तो आप लोगों को याद करते हुए चलना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो है हमारे एग्जाम में काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इन्हीं सभी चीजों को लेकर कूट में क्वेश्चन दिया जाता है और हमसे बन नहीं पाता क्वेश्चन और हम क्या हो जाते हैं, गलत करके आ जाते हैं। तो याद रखिएगा, इनका जन्म 1956 में हुआ, ठीक है। उसके अलावा इनका जो निवास स्थान है, जन्म स्थान है, कहाँ है, पाटन दुर्ग की रहने वाली है ये। 1973 से इन्होंने पंडवानी गायन मतलब पंडवानी गाना प्रारंभ किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इनकी संस्था का अगर हम नाम देखें, पिछले क्लास में भी मैंने पंडवानी को पढ़ाया हुआ है लेकिन आज मैं फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। तो तीजन बाई की संस्था का नाम क्या है, मनमोहना है। तीजन बाई की संस्था का नाम है मनमोहना। 1985 में फ्रांस के महोत्सव में इन्होंने प्रस्तुति दी थी। देखिए, ऐसा नहीं है कि तीजन बाई सिर्फ भारत में प्रस्तुतियां दी हैं, इनको अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं तीजन बाई। ये फ्रांस में भी जाके अपना अभिनय, अपना प्रस्तुति दे चुकी हैं, ठीक है। मॉरिशस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी आदि देशों में इन्होंने पंडवानी का प्रस्तुतिकरण दिया हुआ है। पंडवानी कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है भाई तीजन बाई। और श्याम बेनेगल की श्रृंखला भारत की एक खोज में इन्होंने पंडवानी गायन किया है। हालांकि ये सारे चीजों को हमने देख लिया था पिछले क्लास में, अभी बस मैं आप लोगों का एक बार रिवीजन करवा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने फ्रांस के भारत महोत्सव में अपनी प्रस्तुति दे चुकी है तीजन बाई। अब इनके प्रमुख पुरस्कार के बारे में बात करें तो पद्मश्री इन्हें मिला था 1987 में, पद्म भूषण इन्हें मिल चुका है 2003 में और पद्म विभूषण मिला है 2019 में, और जापान का फुफुओका पुरस्कार मिला था 2018 में। तो आप लोगों को ये कभी नहीं भूलना है, 1987 में पद्मश्री, 2003 में पद्म भूषण और 2019 में पद्म विभूषण। हालांकि हम लोग इस टॉपिक को कर चुके हैं पिछले क्लास में, लेकिन हमको बार बार इसे क्या करना है, रिवाइज करना है। 1987 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण, 2019 में पद्म विभूषण। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, याद हो रहा है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। संगीत नाटक अकादमी सम्मान भी तीजन बाई जी को मिल चुका है। संगीत नाटक अकादमिक फेलोशिप अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है और अहिल्याबाई सम्मान मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें प्रदान किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं तीजन बाई को, जो कि छत्तीसगढ़ की फेमस पंडवानी गायिका हैं, दुर्ग पाटन की रहने वाली हैं। इन्होंने पंडवानी को देश विदेश में फैलाया, ठीक है। जो लोग पंडवानी नहीं जानते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए गौरवान्वित होने की बात है हम सबके लिए कि देश विदेश में भी अपना परफॉर्मेंस देकर आ चुकी हैं तीजन बाई जी। और ये इस टाइप से
एक वाद्य यंत्र पकड़ी हुई है और इस वाद्य यंत्र को बोला जाता है तंबूरा नामक वाद्य यंत्र, और इसको पकड़कर, ठीक है, खड़े होकर ये पंडवानी गायन करती हैं। और जो खड़े होकर पंडवानी गायन करते हैं, ऐसी शैली को हम लोग कौन सी शैली बोलते हैं? ऐसी शैली को हम बोलते हैं कपालिक शैली। तो ध्यान दीजिएगा, तीजन बाई जो पंडवानी गायन करती है, तो इनकी शैली को कौन सी शैली कहा जाता है? तो तीजन बाई की जो पंडवानी गायन की शैली है, तो इनकी शैली को बोला गया है कपालिक शैली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार तीजन बाई को मिले हैं? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए बी सी। तीजन बाई को पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला है और पद्म विभूषण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीजन बाई से संबंधित कौन सा कथन गलत है? इन्होंने पंडवानी की कपालिक शैली में गायन किया है, तो सत्य है जी। इन्हें फुकुओका पुरस्कार जापान में मिला है 2018 में, सही है। उनकी संस्था का नाम मनमोहना है, ये भी सही है। उन्हें पद्म भूषण 2019 में मिला है क्या? नहीं, उन्हें पद्म भूषण 2003 में मिला है, जबकि पद्म विभूषण, याद रखना यहाँ पे, मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया, ठीक है, इस चीज को इसलिए मैं बोल रही थी, पद्म भूषण उन्हें 2003 में मिला है, जबकि पद्म विभूषण 2019 में मिला है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, उन्हें पद्म भूषण 2019 में नहीं, जबकि कब मिला है? 2003 में मिला है। इसलिए पद्मश्री कब कब मिला है, पद्म भूषण कब मिला है, पद्म विभूषण कब मिला है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है, नहीं तो आप लोग एग्जाम में जरूर गलत करके आओगे। नेक्स्ट, पद्म भूषण उन्हें 2003 में मिला था और 2019 में पद्म विभूषण मिला है। अब यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर आप लोग को विचार करना है। तीजन बाई पंडवानी की कपालिक शैली से संबंधित है। तीजन बाई ने 1985 में फ्रांस में हुए भारत महोत्सव में भाग लिया। तीजन बाई को पद्म विभूषण 2022 में प्राप्त हुआ। क्या ये हमारा सही है? मैंने कहा तीजन बाई को पद्म विभूषण 2019 में प्राप्त हुआ, तो हमारा जो कथन सी है वो तो टोटली गलत है। हमारा कथन 1 और 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा केवल ए और बी। आपको ध्यान देना है जी, तीजन बाई पंडवानी की कपालिक शैली से संबंधित है, बिल्कुल सत्य है। तीजन बाई ने 1985 में फ्रांस में हुए भारत महोत्सव में भाग लिया था क्या? बिल्कुल लिया था। तो दोनों कथन हमारे क्या है? सही हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए और बी, दोनों आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया है तीजन बाई और पंडवानी गायन से रिलेटेड। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, निम्नलिखित का मिलान करना है। पंडवानी संस्था टीवी धारावाहिक में प्रस्तुति पुरस्कार, तो इनकी पंडवानी संस्था का नाम मनमोहना है, बिल्कुल करेक्ट है ये। टीवी धारावाहिक में प्रस्तुति भारत की खोज, बिल्कुल करेक्ट है। पुरस्कार है फुकुओका सम्मान, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी। इस तरह से आप लोग को रिवाइज करना है, ठीक है, थ्योरी पढ़ना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपको चीजें जो है वो याद होती जाएंगी, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीजन बाई पाटन दुर्ग की निवासी है क्या? बिल्कुल सत्य है। इन्होंने 1973 से पंडवानी गायन शुरू किया, यह भी सत्य है। उन्होंने पद्मश्री 1987 में प्राप्त हुआ, उन्हें पद्मश्री 1987 में प्राप्त हुआ, बिल्कुल सत्य है। तो हमारा ए बी तीनों सही आंसर हो जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पे थ्योरी पोर्शन भी ला रही हूँ और साथ ही साथ एमसीक्यू भी करवा रही हूँ, ताकि आपका जो टॉपिक है वो आप लोग को पूरी तरीके से समझ में आए। क्योंकि सीजीपीएससी अधीक्षक, सीजीपीएससी प्रीलिम्स, सीजीपीएससी व्यापम एंड ऑल जो कंपटीशन एग्जाम है, वहां पर छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन जो है पूछे ही जाते हैं, ठीक है। आप छत्तीसगढ़ के निवासी हो, एटलीस्ट आपको छत्तीसगढ़ में क्या क्या घटनाएं घटित हो रही है, यहाँ की कला संस्कृति क्या है, यहाँ का इतिहास क्या है, यहाँ का भूगोल क्या है, सारी बातें आप सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। तो हमसे जुड़कर क्वेश्चन सॉल्व जरूर करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे एकदम नए नए क्वेश्चन लेकर आती हूँ और आप लोग को क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। धीरे धीरे आप रिवीजन करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपके एग्जाम भी जरूर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तीजन बाई पाटन दुर्ग की निवासी हैं, सत्य है। उन्होंने 1973 से पंडवानी गायन शुरू किया, उन्हें पद्मश्री सम्मान 1987 में प्राप्त हुआ, एबीसी सभी सही हैं। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे झाड़ूराम देवांगन के बारे में।
मैंने पिछले क्लास में भी झाड़ूराम देवांगन के बारे में आप लोग को बताया था, ठीक है, लेकिन आज मैं फिर से आप लोग को रिवीजन करवा रही हूँ, है ना। तो चलिए, झाड़ूराम देवांगन भी पंडवानी के फेमस कलाकार रहे हैं, याद रखिएगा। झाड़ूराम देवांगन जी भी पंडवानी के फेमस कलाकार रहे हैं। इनका जन्म 1927 में हुआ था। इनका जो जन्म है बासिन भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़ में हुआ है ना। जो हमारे झाड़ूराम देवांगन जी हैं, ये भी पंडवानी के ख्याति प्राप्त कलाकार रहे हैं। ये भी दुर्ग, भिलाई से बिलोंग करते हैं। 1927 में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। और पंडवानी के शुरुआती प्रारंभिक अग्रदूत माने जाते हैं, अर्थात छत्तीसगढ़ में पंडवानी के गुरु या पंडवानी कला को शुरू करने वाले व्यक्ति कौन है? झाड़ूराम देवांगन है। मतलब पंडवानी कला की शुरुआत किसने किया है छत्तीसगढ़ में? तो किसने किया है? झाड़ूराम देवांगन ने किया है। और इनका प्रेरणा स्रोत क्या है? छत्तीसगढ़ी महाभारत, ठीक है। तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में पंडवानी को शुरू करने वाले व्यक्ति कौन है? झाड़ूराम देवांगन। इनकी लोक कला का नाम है पंडवानी गायन, शैली है वेदमती शैली, और गायन प्रारंभ किया इन्होंने किशोरावस्था से। पंडवानी को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई और राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के समक्ष पंडवानी की प्रस्तुति की। तो आप लोग को याद रखना है कि जो झाड़ूराम देवांगन जी है, इनकी शैली का नाम क्या है? झाड़ूराम देवांगन जी की जो पंडवानी शैली है, तो उनकी पंडवानी शैली का नाम है वेदमती शैली। इन्होंने बचपन से ही, ठीक है, अर्थात किशोरावस्था से ही पंडवानी गायन शुरू किया है। और ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में अपना परफॉर्मेंस दिए हैं, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाके अपना परफॉर्मेंस दे चुके हैं। और साथ ही साथ इन्होंने अपना अभिनय पंडवानी गायन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सामने भी किया हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा झाड़ूराम देवांगन जी के बारे में। आप देख सकते हैं ये है हमारे झाड़ूराम देवांगन जी, और ये सब मैंने नाम लिखा हुआ है, ये झाड़ूराम देवांगन के शिष्य हैं। झाड़ूराम देवांगन के शिष्य हैं। तो झाड़ूराम देवांगन के शिष्य पुनाराम निषाद हैं, चेतन राम हैं, प्रभा यादव हैं। तो यहाँ पर जो पुनाराम निषाद हैं, चेतन यादव हैं, प्रभा यादव हैं, इन लोग भी क्या है? पंडवानी कलाकार हैं। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे झाड़ूराम देवांगन जी हैं, उनके प्रमुख शिष्य हैं पुनाराम निषाद, चेतन राम और प्रभा यादव। याद रखिएगा झाड़ूराम देवांगन भी पंडवानी के फेमस कलाकार रहे हैं। अब इनसे रिलेटेड प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, हमको थ्योरी करना है और साथ ही साथ हमें अपना कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर करना है जी। तो मैंने यहाँ पर कहा झाड़ूराम देवांगन वेदमती शैली के प्रसिद्ध पंडवानी गायक थे, बिल्कुल ये सत्य है। झाड़ूराम देवांगन का जन्म 1927 में बासिन भिलाई में हुआ, सत्य है। झाड़ूराम देवांगन को पंडवानी गायन की प्रेरणा छत्तीसगढ़ी महाभारत से मिली थी। हमारा ABC तीनों कथन सही है, ठीक है। तो झाड़ूराम देवांगन की जो पंडवानी गायन की शैली है, वो है वेदमती शैली। झाड़ूराम देवांगन का जन्म 1927 में ग्राम बासिन भिलाई में हुआ। झाड़ूराम देवांगन को पंडवानी गायन की प्रेरणा छत्तीसगढ़ी रामायण से मिली। हमारा तीनों कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट, पंडवानी गायन शैली, यहाँ पर झाड़ूराम देवांगन की वेदमती, प्रेरणा स्रोत छत्तीसगढ़ी रामायण, प्रमुख शिष्य हैं पुनाराम निषाद। तो हमारा 1 का A, 2 का B, 3 का C ये सत्य हो जाता है जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है? झाड़ूराम देवांगन ने किशोरावस्था से ही पंडवानी गायन आरंभ किया, बिल्कुल सही है। उन्होंने पंडवानी को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का श्रेय दिया जाता है, बिल्कुल सत्य है। उन्होंने कभी उच्च पदस्थ व्यक्तियों के सामने पंडवानी प्रस्तुत नहीं की, ये गलत है। उनके प्रमुख शिष्यों में पुनाराम निषाद शामिल है, ये सही है। देखिए, मैंने जब उनके बारे में थ्योरी अभी पढ़ाया तो मैंने बताया कि जो झाड़ूराम देवांगन जी हैं, उन्होंने अपना परफॉर्मेंस प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के समक्ष भी दे चुके हैं। लेकिन हमें यहाँ पर क्या बोला गया है कि उन्हें कभी भी उच्च पदस्थ व्यक्तियों के समक्ष पंडवानी प्रस्तुत नहीं की, लेकिन उन्होंने किया है। उन्होंने तो अपने परफॉर्मेंस दिया है ना प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के समक्ष। तो हमारा कौन सा विकल्प गलत हो जाएगा? हमारा C विकल्प जो है वो गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? झाड़ूराम देवांगन वेदमती शैली, बिल्कुल सत्य है। प्रेरणा छत्तीसगढ़ी रामायण, निवास ग्राम बासिन भिलाई, प्रमुख शिष्य तीजन बाई। तो हमारा ये कथन D है वो गलत है। नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे पंडवानी, ठीक है। अभी तो मैं जो पंडवानी गायन करते हैं झाड़ूराम देवांगन, ठीक है, तीजन बाई के बारे में बताया। अभी मैं बताऊंगी आप लोगों को पंडवानी का परिचय। पंडवानी महाभारत की कथा का छत्तीसगढ़ी लोक रूप है, ठीक है। पंडवानी
क्या है? महाभारत की कथा का छत्तीसगढ़ी लोक रूप है। इसे छत्तीसगढ़ का लोक गाथा या बैले भी कहा जाता है। पंडवानी मुख्यतः कथा गायन, अभिनय तथा संगीत का सम्मिश्रण है। पंडवानी में कथा गायन भी होता है, इसमें संगीत भी होता है और इसमें क्या किया जाता है? अभिनय भी किया जाता है। इसमें अभिनय भी किया जाता है, ठीक है, संगीत भी किया जाता है और कथा गायन भी किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, है ना? लोक गाथा है यह छत्तीसगढ़ का। अब एक मुख्य गायक होता है, जैसे कि तीजन बाई परफॉर्मेंस दे रही हैं तो एक मुख्य गायक हो गई। उसके पात्र भीम है, यहाँ पे जो नायक होता है वो भीम है और मुख्य नायिका जो होती है वो क्या होती है? द्रौपदी होती है। पंडवानी की प्रसिद्ध गायकी है प्रधान शैली और देवार शैली। देखो, हमारी जो मेन शैली होती है पंडवानी में वो है क्या है? कपालिक शैली और वेदमती शैली। उसके अलावा ये प्रसिद्ध गायकी होती है, मतलब किस प्रकार से ये अभिनय करते हैं, ठीक है, गायकी, इनकी गायन की एक शैली और भी है जिसे यहाँ पर बोला गया है प्रधान शैली और देवार शैली। जो छत्तीसगढ़ी पंडवानी होती है ना, इसमें जो मुख्य नायक होते हैं भीम और नायिका होती है द्रौपदी। तो इनके अनुसार कहानी सुनाया जाता है, ठीक है। वहां पर हम युधिष्ठिर, श्री कृष्ण जी, ऐसा होता है ना, मेन हमारे महाभारत में वैसे वाला नहीं, यहाँ पे नायिका होती है द्रौपदी और नायक होते हैं भीम। अब यहाँ पर देखते हैं झाड़ूराम देवांगन को पंडवानी का पितामह कहा जाता है, क्योंकि झाड़ूराम देवांगन ही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ में पंडवानी गायन शुरू किया है, ठीक है। तो झाड़ूराम देवांगन ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ में पंडवानी गाना शुरू किया है, इसलिए झाड़ूराम देवांगन को हम पंडवानी के पितामह के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा कि झाड़ूराम देवांगन ही वह व्यक्ति है जिन्होंने छत्तीसगढ़ में सबसे पहले पंडवानी गायन शुरू किया है, इसलिए झाड़ूराम देवांगन को पंडवानी का पितामह कहा जाता है। सबल सिंह चौहान रतनपुर चौपाई शैली के प्रख्यात कलाकार हैं। तो यहाँ पर आप लोग को ये पहला है। दूसरा, सबल सिंह चौहान भी पंडवानी के क्या हैं? कलाकार हैं। ये रतनपुर से बिलोंग करते हैं और ये चौपाई शैली के प्रख्यात कलाकार हैं। चौपाई शैली में ये गायन करते हैं जिनका नाम है सबल सिंह चौहान। उसके बाद तीसरे नंबर के कलाकार का नाम याद रखेंगे, पीसी लाल यादव। पंडवानी को छत्तीसगढ़ की लोक गाथा बताया। जो पीसी लाल यादव हैं, ठीक है, एक विद्वान है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने पंडवानी को छत्तीसगढ़ की लोक गाथा बताया है, ठीक है। पीसी लाल यादव ने पंडवानी को छत्तीसगढ़ की लोक गाथा बताया है, याद रखिएगा। अब देखो, गायक हाथ में तंबूरा और साथ में खंजरी व करताल नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग करता है। अब हमें ये भी जानना है, कई बार से क्वेश्चन पूछा गया है कि पंडवानी गायन में कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो जो गायक होता है, जैसे कि तीजन बाई परफॉर्मेंस दे रही है तो तंबूरा पकड़ के अपना क्या करती है? गाती है, ठीक है, कथावाचक है वो, ठीक। उसके अलावा यहाँ पे खंजरी व करताल नामक वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि पंडवानी गायन शैली में कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो पंडवानी गायन शैली में करताल का भी प्रयोग किया जाता है और साथ ही साथ खंजरी का भी प्रयोग किया जाता है और साथ ही साथ आपको याद रखना है तंबूरा का भी प्रयोग किया जाता है। कलाकार पीछे अर्धवृत्त में बैठते हैं। गायक कथा को रोचक प्रश्नों व अभिनयों से प्रस्तुत करता है। पंडवानी में छत्तीसगढ़ की बहादुरी, वीरता और हास्य व सामाजिक संकेत दिखाई देते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ की बहादुरी, वीरता, हास्य और सामाजिक संकेत को एकदम अभिनय के माध्यम से, बड़े ही इसे प्रश्नों के माध्यम से और रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। तो बहुत ही ज्यादा मनोरम ये दृश्य होता है। आप भी पंडवानी का जो पहले परफॉर्मेंस हुआ है, नहीं देख पाए होंगे कि पंडवानी गायन कैसे होता है, तो उसको आप लोग यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हो। आपको तीजन बाई के द्वारा कहीं पर भी वो प्रस्तुति की होंगी, वो पंडवानी को आप देख सकते हो। रितु वर्मा ने कैसे परफॉर्मेंस किया है उसको आप देख सकते हो। झाड़ूराम देवांगन ने कैसे परफॉर्मेंस दिया हुआ है और क्या-क्या होता है इस पंडवानी गायन में, तो आप बिल्कुल यूट्यूब के माध्यम से आप देख सकते हैं। आज भी अवेलेबल है पंडवानी गायन यूट्यूब चैनल में, ठीक है। चलिए, रागी, जैसे कि तीजन बाई है, पंडवानी का क्या कर रही है? गायन कर रही है, वो बता रही है किसी कहानी को।
ठीक है, तो पीछे एक रागी होता है जो हुंकार भरता है। तीजन बाई जब कुछ चीज़ को क्वेश्चन को पूछेगी तो हाँ, 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 हाँ ऐसे बोलेगा। तो तीजन बाई के साथ तीजन बाई के हाँ में हाँ मिलाने वाला एक रागी भी होता है जिसको हम लोग हुंकार भरने वाला कहते हैं। ठीक है, तो तीजन बाई के पंडवानी में ही नहीं बाकी जितने भी ऐसे पंडवानी गायन करते हैं उनके साथ एक रागी मौजूद होता है। ठीक है, उसे ही हम रागी या हुंकार भरने वाला कहते हैं। तो यहाँ एक विशेष सहगायक, ठीक है, तो रागी को हम लोग एक सहगायक बोल सकते हैं जो कि हर पंडवानी कलाकार के साथ इसमें क्या होता है सहगायक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं हुंकार भरने वाला या रागी। ठीक है, तो चलिए एक बार समझेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। एक विशेष सहगायक रागी या हुंकारिया कहते हैं। गायक पंक्तियों को दोहराना, जैसे कि तीजन बाई ने किसी पंक्ति को गाया हुआ है तो उसको दोहराने का काम कौन करता है? रागी करता है। हुंकारू भरना, कथा को समकालीन बनाना और बीच-बीच में इसके अनुरूप प्रश्न पूछकर प्रसंग जोड़ना। बीच-बीच में रागी भी क्या करेगा? प्रश्न पूछेगा, फिर तीजन बाई उसको बड़े ही तालमेल के साथ दोनों क्या करते हैं? इस तालमेल की भूमिका निभाते हुए पंडवानी गायन की कथा को शुरू से समाप्त करते हैं। ठीक है? शुरू हुआ, फिर दोनों का तालमेल होगा, फिर कथा भी अच्छी तरीके से समाप्त हो जाता है, तो दोनों को ही बड़े ही सामंजस्य के साथ इसको क्या करते हैं? पंडवानी गायन को शुरुआत करते हैं। याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं वाद्य यंत्र। तो जो हमारा पंडवानी होता है उसमें मुख्य वाद्य यंत्र होता है तंबूरा, खंजरी और करताल। तो याद रखिएगा जो हमारा पंडवानी गायन होता है या पंडवानी है, ठीक है? इसमें कौन-कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तंबूरा का, खंजरी का और करताल का प्रयोग होता है। और यहाँ पे कला अन्य क और यहाँ पे अन्य याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है? ये वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र, अन्य वाद्य यंत्र। तो यहाँ पे जो मुख्य गायक होता है, मुख्य गायक इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करता है तंबूरा का। खंजरी का भी इसमें प्रयोग होता है, करताल का भी प्रयोग होता है। तो आपको एग्ज़ाम में दे सकता है कि पंडवानी में कौन-कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो तंबूरा का प्रयोग किया जाता है, खंजरी का प्रयोग किया जाता है, करताल का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ इसके अलावा ढोलक का प्रयोग होता है, तबला का प्रयोग होता है, हारमोनियम का प्रयोग होता है, मंजीरा का प्रयोग होता है, बेंजो का प्रयोग होता है। इन लोग ना ये सब जो कलाकार हैं, इस तरह से पीछे बैठे हुए रहते हैं। तबला बजाने वाले, हारमोनियम बजाने वाले, ढोलक बजाने वाले, बेंजो बजाने वाले, इन लोग सब ऐसे पीछे बैठे रहते हैं जी। और मान लो यहाँ पे कोई पंडवानी कलाकार है जो अपनी प्रस्तुति दे रहा है, वो सामने में रहता है, बाकी जितने भी अन्य कलाकार हैं इसके पीछे अर्धवृत्ताकार ऐसे इस टाइप से घेरे में बैठे हुए रहते हैं, ठीक है? ये देख सकते हैं, ये है तंबूरा। जिसको तीजन बाई पकड़ी हुई हैं वो क्या है? तंबूरा। और ये है करताल, ये है करताल और ये क्या है? खंजरी। ये क्या है? खंजरी। तो आप देख सकते हो तीजन बाई जो पकड़ी हुई है उसको बोला गया है, क्या बोला गया है? इसको बोला गया है तंबूरा, इसको बोला गया है करताल, इसको बोला गया है खंजरी। तो आप लोग बिल्कुल इस तरह से याद कर सकते हो। मैं आप लोगों को एक-एक चीज़ बताते हुए चलूँगी, थ्योरी भी बताऊँगी, एमसीक्यू भी बताऊँगी और साथ ही साथ पंडवानी कलाकारों का फोटो भी दिखाऊँगी, उनसे रिलेटेड वाद्य यंत्रों को भी दिखाऊँगी। तो ध्यान दीजिएगा ये है हमारी तीजन बाई, ठीक है? ये है खंजरी और ये है करताल। करताल को वो बजाती हैं, खंजरी भी है, ठीक है? चलिए विशेषताएँ देखते हैं पंडवानी की। तो छत्तीसगढ़ की लोक नाट्य परंपरा में अत्यंत लोकप्रिय है, ठीक है? छत्तीसगढ़ की लोक नाट्य परंपरा में जो पंडवानी है अत्यंत लोकप्रिय है। महाभारत की मूल कथा को स्थानीय बोली, मुहावरों और लोक कला से समृद्ध करती है, ठीक है? जो पंडवानी है, महाभारत की कथा को छत्तीसगढ़ी के माध्यम से यहाँ पे गाया जाता है, मुहावरों के माध्यम से गाया जाता है। इससे इतनी भाव भंगिमा से युक्त, ठीक है?
सवाल जवाब की शैली में प्रश्न पूछते हुए, रागी जो है हुंकार भरते हुए, ठीक है, मुख्य गायक का साथ देता है, ठीक है, एक सह गायक होता है जिसे हम लोग रागी बोलते हैं, तो दोनों के बीच काफ़ी सामंजस्यपूर्ण हमें पंडवानी गायकी देखने को मिलती है और आप लोग भी इस परफॉर्मेंस को यूट्यूब में देख सकते हैं, ठीक है। कथा प्रसंग दर्शकों के संवाद के माध्यम से जीवंत हो उठते हैं। अब देखते हैं हम लोग पंडवानी की शैलियाँ। इस शाखा के पंडवानी कथा गायक शास्त्र सम्मत गायकी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को ध्यान देना है, मैं अभी किसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ पंडवानी की 2 शैली होती है, एक है वेदमती शैली, मेन शैली, वेदमती शैली और दूसरी होती है कपालिक शैली, दूसरी होती है कपालिक शैली, ध्यान दीजिएगा। और अभी मैं सबसे पहले आप लोग को बताने वाली हूँ, मैं सबसे पहले आप लोग को बताने वाली हूँ वेदमती शैली को। वेदमती शैली को मैं सबसे पहले बता रही हूँ आप लोगों को। तो इस शाखा के पंडवानी कथा गायक शास्त्र सम्मत गायकी करते हैं, मतलब जो वेदमती शैली के पंडवानी गायक हैं, शास्त्रों में जो लिखा है उसके हिसाब से क्या करते हैं, गायकी करते हैं। जो शास्त्र में दिया है उसी को गा गा के आप लोग को पंडवानी गायन में बताएंगे, ठीक है। वेदमती शैली को मैं सबसे पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये महाभारत के अनुसार गायकी करते हैं, वह स्वयं को पंडवानी गायन का मापदंड मानते हैं, ठीक है। महाभारत में जो बताया गया है उसके समान ही ये क्या करते हैं, पंडवानी गायन करते हैं, मतलब जो दिया गया है उसी के समान ये क्या करेंगे, पंडवानी को गा गा के दर्शकों को बताएंगे। ये लोग अपने को पंडवानी गायक के स्थान पर महाभारत के गायक कहते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, हम महाभारत के जो जितने भी सबके किरदार हैं, ठीक है, उसको गा गा के सुनाते हैं और ये क्या बोलते हैं हम लोग, पंडवानी गायन नहीं, हम लोग महाभारत गायन करते हैं, ऐसा बोलते हैं लोग वेदमती शैली वाले, ठीक है। इन लोगों ने लोक रुचि और समयगत स्वीकृत वाद्य यंत्रों का प्रयोग अपने गायन में किया है। महाभारत की कथा को छत्तीसगढ़ के लोक गीत के धुनों में बांधा जाता है और इसमें केवल गायन कार्य होता है। वेदमती शैली में क्या होता है कि महाभारत की जो कथा है इसे छत्तीसगढ़ के धुन में बांधा जाता है और इसमें सिर्फ गायन कार्य होता है। आप लोग को ध्यान रखना है, कौन सी शैली में, वेदमती शैली में सिर्फ गायन कार्य होता है, इसमें अभिनय अभिनय कुछ प्रस्तुत नहीं किया जाता। वेदमती शैली में सिर्फ गायन कार्य होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना है, अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, वेदमती शैली में अधिकतर जो कलाकार होते हैं वो बैठकर गाते हैं, ठीक है, इसलिए इसे बैठे सज्जा भी कहा गया है। बैठे सज्जा, खड़ी सज्जा हम लोग बोलते हैं कपालिक शैली को। तो वेदमती शैली में अधिकतर ऐसे कलाकार होते हैं जो अपनी कला की प्रस्तुति देते हैं। तो वैसे कलाकार जो अपनी कला की प्रस्तुति बैठकर देते हैं या बैठकर परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है, तो ऐसी शैली को हम लोग बोलते हैं कौन सी शैली, वेदमती शैली। तो वेदमती शैली की यहाँ पे मुख्य कलाकार हैं, हम देख सकते हैं ऋतु वर्मा। ऋतु वर्मा को भी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। ऋतु वर्मा भी देश विदेश में जाके अपना परफॉर्मेंस दे चुकी हैं भाई। तो आप देख सकते हैं कि पंडवानी कलाकार कौन कौन है छत्तीसगढ़ के, मतलब वेदमती शैली के पंडवानी गायक, ये कौन है, वेदमती शैली के पंडवानी कलाकार। तो याद रखना है ना, इसको पूछा जा सकता है विकल्पों में, ठीक है। वेदमती शैली के पंडवानी कलाकार का नाम लिखो, आपके मेंस के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में दिया जाएगा क्वेश्चन, दिया जाएगा क्वेश्चन। वेदमती शैली के पंडवानी कलाकार का नाम लिखो, तो आपको याद रखना है झाड़ूराम देवांगन, रेवाराम साहू, पूनाराम निषाद और ऋतु वर्मा और समप्रिया पूजा निषाद, ठीक है। तो हमारे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदमती शैली के पंडवानी गायक का नाम लिखिए, तो आपको याद रखना है, क्या याद रखोगे आप, झाड़ूराम देवांगन को, रेवाराम साहू को, पूनाराम निषाद को, ऋतु वर्मा को और समप्रिया पूजा निषाद। तो सभी का नाम आप लोग याद कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे पंडवानी गायक के कलाकारों का नाम, ठीक है। चलो अब कपालिक शैली देखते हैं। यह कपाल शास्त्र वाचक परंपरा पर आधारित होते हैं। गायक गायिका कदमों से चलते फिरते नृत्य करते हैं और कथा अभिनय के दौरान थिरकते हैं। तीजन बाई जो होती है कभी चुपचाप ऐसे नहीं रहती, वो थिरकते हुए, लहकते हुए, इधर उधर चलते हुए, अपना परफॉर्मेंस करते हुए, खड़े होकर हमेशा अभिनय करती है।
जो खड़े होकर थिरकते हुए, इधर से उधर घूमते हुए, ठीक है, अभिनय करते हैं, ठीक है? तो उस प्रकार के जो पंडवानी गायन किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं कपालिक शैली। यहाँ पर भाव अभिनय का प्रथम रूप नहीं होता है, ठीक है? यहाँ पर भाव अभिनय का प्रथम रूप नहीं होता। आपको सिर्फ़ कपालिक शैली में इतना याद रखना है कि कपालिक शैली के जो कलाकार होते हैं, एक जगह पर बैठ के नहीं गाते, वो चलते रहते हैं, ठीक है? वहीं पर अभिनय कर देंगे। महाभारत में जैसे भीम वाला आ गया, तो भीम का रूप धारण कर लेगी तीजन बाई, ठीक है? तो भीम के जैसे यहाँ पे वीरता और साहस दिखाने लग जाएगी, तो इस तरह से वो परफ़ॉर्मेंस भी करने लग जाती है, ठीक है? तो वो एक जगह पर नहीं रहती, वो थिरकते हुए, लहकते हुए, घूमते हुए अपना परफ़ॉर्मेंस देती है और खड़े होके परफ़ॉर्मेंस देती है। तो ऐसे शैली को हम लोग बोलते हैं कपालिक शैली। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कपालिक शैली के प्रमुख कलाकारों को। कपालिक शैली के प्रमुख कलाकारों को, ठीक है? तो पहला है तीजन बाई, दूसरा है शांति बाई, तीसरा है उषा बारले और चौथा है प्रतिमा बारले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कपालिक शैली के कलाकार कौन-कौन हैं? कपालिक शैली के कलाकार में है टी फॉर तीजन बाई, एस फॉर शांति बाई, उ फॉर उषा बारले बारले और चौथा है प्रतिमा बारले। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उषा बारले को भी पद्मश्री सम्मान मिल चुका है और तीजन बाई को भी मिल चुका है। तो ये कपालिक शैली वाले क्या करते हैं, बैठ-बैठ के नहीं गाते। ये थिरकते हुए, खड़े होके घूमते हुए और किसी मान लो भीम का पात्र आया तो भीम के हिसाब से थोड़ा-सा वीरता और साहस दिखाने लग जाएँगे। तो ये क्या करते हैं कि जितने भी नायक हैं, जिनके बारे में महाभारत की कहानियाँ चलते रहती है, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा उसी मोड में आ जाते हैं समझोगे तो, ठीक है? उसी किरदार की भूमिका में आ जाते हैं। तो आप लोग को इतना ध्यान देना है कि कपालिक शैली का गायन हमारे कौन-कौन से पंडवानी कलाकार करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा तीजन बाई भी कपालिक शैली में गाती है, शांति बाई भी कपालिक शैली में गाती है, उषा बाई बारले भी कपालिक शैली की गायिका हैं और प्रतिमा बारले भी कपालिक शैली की गायिका हैं। ठीक है? याद हो गया? तो याद ज़रूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे रितु वर्मा के बारे में। रितु वर्मा वेदमती शैली की पंडवानी गायिका है। वेदमती शैली, वेदमती शैली की पंडवानी गायिका कौन है? तो वेदमती शैली की पंडवानी गायिका है रितु वर्मा। रितु वर्मा का जन्म 1989 में हुआ था। ये निवासी है रुआ बांधा भिलाई दुर्ग की। रितु वर्मा जो है रुआ बांधा भिलाई दुर्ग की निवासी हैं और ये गायिका है पंडवानी की वेदमती शैली की। ये गायिका है पंडवानी की वेदमती शैली की। तो याद रखिएगा रितु वर्मा का जन्म हुआ था 1989 में और ये कौन सी शैली में अपना परफॉर्मेंस देती है? तो रितु वर्मा जो है वेदमती शैली में अपना पंडवानी गायन करती है और ये निवासी है रुआ बांधा भिलाई की और ये गायिका है पंडवानी की वेदमती शैली की गायिका। नेक्स्ट उषा बारले, ये निवासी है भिलाई दुर्ग की। ये गायकी करती हैं कपालिक शैली में और पद्मश्री पुरस्कार 2023 में उषा बारले जी को प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा उषा बारले जी भिलाई दुर्ग की निवासी हैं और इनके पंडवानी गायन की शैली क्या है? तो उषा बाई जी की पंडवानी गायन की शैली है कपालिक शैली और उषा बाई बारले जी को पंडवानी पुरस्कार के लिए, ठीक है, पद्मश्री कब प्राप्त हुआ है? तो 2023 में उषा बाई बारले जी को पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ है। तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं इनकी तस्वीर को, कैसे दिखती हैं उषा बाई बारले जी, ठीक है? तो उषा बाई बारले जी का जन्म 2 मई 1968 को भिलाई छत्तीसगढ़ में हुआ था, ठीक है? और इन्हें कौन-कौन से पुरस्कार मिल चुका है उषा बाई बारले जी को? पद्मश्री पुरस्कार 2023 में मिला है। आपको नहीं भूलना है पंडवानी की कपालिक शैली की फेमस कलाकार हैं उषा बाई बारले जी। इन्हें जो 2023 में पद्मश्री सम्मान मिला, दाऊ महासिंह चंद्राकर सम्मान मिला, भूइयां सम्मान मिला है, चक्रधर सम्मान मिला है और मालवा सम्मान मिल चुका है उषा बाई बारले जी को, ठीक है? इनकी शैली का नाम याद रखेंगे उषा बाई बारले जी की जो पंडवानी गायन की शैली है, तो इनकी पंडवानी गायन की शैली क्या है? कपालिक शैली, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब 2023 में इन्हें पद्मश्री सम्मान मिला था, तो जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी हैं, जो कि संथाल जनजाति से बिलॉन्ग करती हैं,
ठीक है, आप जानते हैं कि झारखंड बिहार क्षेत्र में संथाल जनजातियां पाई जाती है और जो हमारी राष्ट्रपति महोदया जी हैं 2023 में उषाबाई बाले जी को कौन सा सम्मान दी हुई हैं, तो 2023 में उषाबाई बाले को कौन सा सम्मान मिला है, पद्मश्री सम्मान मिला हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा हमारी जो राष्ट्रपति महोदय जी हैं वो संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। ओके, चलो अब हम लोग देखेंगे भरथरी की सुप्रसिद्ध गायिका, भरथरी गायन की सुप्रसिद्ध गायिका जिनका नाम है सुरुजबाई खांडे। ठीक है, जिसमें राजा भरथरी और ढोला मारू तथा चांदनी जैसे छत्तीसगढ़ी लोकगीतों की प्रस्तुत करता रही हैं। प्रस्तोता यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन जो हमारी सुरुजबाई खांडे हैं वो चंदेनी गायन भी करती हैं, ढोला मारू की कथा गायन भी कर चुकी हैं सुरुजबाई खांडे। आल्हा उदल एवं निर्गुण मार्ग के भजनों में विशेष निपुणता रखती है। साथ ही साथ आला उदल की जो कहानियां हैं और विशेष प्रकार की भजनों को भी गायन में निपुणता रखती हैं। मतलब ये जो सुरुजबाई खांडे जी हैं वो भरथरी गायन तो करती हैं, साथ ही साथ भजनों को भी गाने में रुचि रखती हैं और साथ ही साथ कई प्रकार की लोक गाथाएं जैसे कि आल्हा उदल की गाथा, इस प्रकार की गाथा को भी गा चुकी है सुरुजबाई खांडे। ठीक है, इनका निधन हो चुका है। आप सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सुरुजबाई खांडे का निधन कब हुआ है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। इन्होंने अमेरिका, जापान, इंग्लैंड जैसे देशों में भरथरी गायन की प्रस्तुति दे चुकी हैं और छत्तीसगढ़ी लोक संगीत को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया। ऐसा नहीं है कि सुरुजबाई खांडे सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही अपना परफॉर्मेंस दी हुई है। सुरुजबाई खांडे ऐसी लोक कलाकार हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल में भी छत्तीसगढ़ को पहचान दिला चुकी हैं और इनका निधन हो चुका है भाई। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सुरुजबाई खांडे जो कि छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध भरथरी गायिका हैं, इनका निधन कब हुआ है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से दिखती हैं सुरुजबाई खांडे। इन्होंने प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर की मंडली के साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रस्तुतियां दी। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिया गया है सुरुजबाई खांडे के बारे में। सुरुजबाई खांडे के बारे में कुछ कथन दिया गया है। गायिका ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भरथरी गायन को प्रस्तुत किया है, बिल्कुल सत्य है। ढोला मारू एवं चंदेनी गायन इनके लोक गायन विधाएं हैं, बिल्कुल सत्य है। हबीब तनवीर की मंडली से उनका कोई संबंध नहीं रहे, गलत है। हबीब तनवीर की मंडली के साथ सुरुजबाई खांडे का संबंध रहा है और उन्होंने इनकी मंडली के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना परफॉर्मेंस दे चुकी हैं। तो आप लोग को ध्यान देना है कि केवल 1 और 2 क्या है, सत्य हैं। बाकी आपका जो कथन 3 है वो क्या है, गलत है। हबीब तनवीर की मंडली के साथ उनका संबंध रहा है। नेक्स्ट, लक्ष्मण मस्तूरिया के बारे में जानते हैं। छत्तीसगढ़ के फेमस गीतकार हैं। मोर संग चलो रे, आपने गाना सुना होगा ना, मोर संग चलो ना। ये जो सॉन्ग है उसके गायक कौन है, लक्ष्मण मस्तूरिया है। आपने कई बार से सुना होगा। ठीक है, जाने माने गीतकार हैं छत्तीसगढ़ के। इन्होंने कई सारे गीतों की रचना किए हुए हैं और लक्ष्मण मस्तूरिया जी का भी निधन हो चुका है। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में क्या बताना है कि लक्ष्मण मस्तूरिया जी का निधन कब हुआ है और सुरुजबाई खांडे जी का निधन कब हुआ है। कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो लक्ष्मण मस्तूरिया जी भी छत्तीसगढ़ के फेमस गीतकार हैं और साथ ही साथ इनके निबंध को याद रखेंगे, माटी कहे कुम्हार से। ठीक है, इन्होंने गीतों की तो रचना की है, साथ ही साथ इन्होंने एक निबंध की भी रचना की है और इनके निबंध का नाम है माटी कहे कुम्हार से। इसको कभी नहीं भूलना है, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, इनके सबसे प्रसिद्ध गीत है मोर संग चलो रे। ठीक है, और इनके निबंध का नाम है माटी कहे कुम्हार से। चलिए इनकी रचना को देख लेते हैं। इनके नाम पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कला क्षेत्र में योगदान के लिए लक्ष्मण मस्तूरिया लोकगीत पुरस्कार शुरू किया गया है। देखिए, इनके कला के क्षेत्र में योगदान के लिए, ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार ने इनके नाम पर लोकगीत पुरस्कार शुरू किया हुआ है। लक्ष्मण मस्तूरिया लोकगीत पुरस्कार शुरू किया गया है इनके योगदान के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे इनके गाने के नाम हैं।
आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है? इतने सारे इनके गाने के नाम हैं लक्ष्मण मस्तूरिया जी के और आप देख सकते हैं, ये है लक्ष्मण मस्तूरिया जी, इनका निधन हो चुका है। आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँगे कि सुरुजबाई खांडे और लक्ष्मण मस्तूरिया जी का निधन कब हुआ है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा लोकगीत और गीतकार। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार, है ना? छत्तीसगढ़ में कौन-कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, कब-कब मनाया जाता है, इसके लिए आप लोग को चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगहन, माघ, पौष, ठीक है? इसको याद करके रखना है। इसी के आधार पर हम लोग क्या याद करेंगे, पूरे पर्व और त्योहारों को याद करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। सभी बच्चों को थैंक यू और मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? धन्यवाद।